नमस्कार दोस्तों। दिल्ली नमस्कार। में किसान आंदोलन करीब करीब 23-24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, किसानों को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए। मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू थे। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं और एक तरीके से इस आंदोलन के पीछे छिपे हुए राजनीतिक एजेंडे को भी बेनकाब किया है। प्रधानमंत्री ने मोटा मोटी जो बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि रातों रात ये कृषि सुधार नहीं हुए हैं और हम बार बार कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां जारी रहेंगी। किसानों को केवल नया विकल्प दिया गया है ताकि वो लाभकारी मूल्य हासिल कर सकें। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी लाभकारी सौदा बताया। उन्होंने कहा कि जब इसे मंजूरी दी गई थी तो 2019 में पंजाब में तो जश्न की हालत थी। और उनका ये भी कहना था कि किसान जो हैं हमारे लिए अन्नदाता हैं, वोटर नहीं है। उनका ये भी कहना था कि कृषि कानून जो है वो वक्त की जरूरत है। 25 साल पहले ही ये कृषि कानून लागू हो जाने चाहिए थे। इस सब के बावजूद ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे की सियासत क्या है, और दूसरे पहलुओं पर भी बातचीत करने के लिए चलिए चलते हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष, जाने माने कृषि विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी के पास चलते हैं। कृष्णवीर जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कृष्णवीर जी, प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया कि ये लोग 8 साल तक उसको दबाए बैठे रहे। एनडीए सरकार ने उसे लागू किया है। जो कानून मोदी सरकार ने बनाए, ये घोषणा पत्रों में उसका वायदा करते रहे, लेकिन कभी बनाए नहीं। ये दोनों चीजें इस सरकार ने कर दी हैं, तो विरोध क्यों? किसानों को झूठ बोलकर उकसाने की हरकत आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? ओमकार जी, देखिए, जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, जी। आयोग ने हमें कई बार चर्चा के लिए बुलाया। बहुत लंबी बैठकें चली, 8-8 घंटे तक चर्चाओं में विस्तार से बात की गई। मुद्दा एक ही था कि देश के किसान की जो दुर्दशा अब तक की अपनाई हुई नीतियों से हो रही है, उसमें सुधार कैसे करें, किसान का आर्थिक विकास कैसे हो, जो नौजवान पीढ़ी है वो किस तरह से कृषि की जिम्मेदारियों को संभाले। उसमें यही सलाह थी सभी लोगों की। एक बैठक में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी थे और जब उनके सामने विचार विमर्श हुआ, और मैं और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, साथ में सीपीआई के अतुल अंजान, क्योंकि वो आयोग के सदस्य थे, वो थे, और डॉक्टर आरबी सिंह जो साइंटिस्ट है वो सेक्रेटरी थे। कुछ और लोगों को भी साउथ से बुलाया गया चर्चा बातचीत के लिए। जी। विस्तार से ओंकार जी एक ही बात आई कि जब तक सुधार नहीं होगा, सुधार उत्पादन में भी, क्वालिटी में भी, ग्रेडिंग का भी, प्रोसेसिंग का भी, पैकिंग का भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में जब तक किसान खड़ा नहीं होगा। जी। तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक सवाल उठाया, जी। और उनका सवाल यह था कि इस देश में अगर कोई आदमी सबसे छोटी चीज सुई बनाता है, आलपिन बनाता है, तो वो अपना दाम खुद तय करता है। तो भाई ये किसानों को जो है मंडियों के जो दलाल हैं उनके चंगल में क्यों फंसा रखा है? हम जी। तो ये चाहते हैं कि सरकार जो है इन मंडियों के बिचौलियों से हमारा पिंड छुड़वा दे। ये उनके शब्द थे। जी। जी। तो स्वामीनाथन जी कहने लगे, पिंड छुड़वा दे क्या होता है?
मैंने कहा पीछा छुड़वा दो। तो चीजें ये है। अब आप ये देखिए कि वो कितने दिन लगे उस रिपोर्ट को आने में, सालों लगे, बहुत विस्तार से चर्चा हुई, देश के अलग अलग प्रदेशों में जाके किसानों से बात की गई, बार बार किसान संगठनों से बात की गई। उद्देश्य बहुत साफ था कि कृषि को एक नई दिशा देनी है, किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। अब वो रिपोर्ट आ जाती है 2006 में, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ उस रिपोर्ट में? कृषि के रिफॉर्म किए जाएं, मार्केट का रिफॉर्म किया जाए, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विकल्प दिए जाएं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको खड़ा किया जाए। जब तक प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे तब तक जो है ये बाजार जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चल रहा है। तो उसमें सुधार के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है। ये बात उस समय आई, उदाहरण भी आए, दुनिया के दूसरे देशों के उदाहरण आए। कहा गया कि फिलीपींस है, थाईलैंड है, मलेशिया है, छोटे छोटे देश हैं, उनमें एग्रो प्रोसेसिंग जो है सब्जी का, फलों का 60-65% से लेके और 70-75-80% तक हो रहा है। और हमारे यहाँ जो है सब्जी सड़ जाती है, दुर्गति हो रही है, अनाज को रखने के लिए गोडाउन हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, चूहे खा रहे हैं, खुले बरसात में अनाज गेहूं रखा है, गोदामों में नहीं है, खुले में रखा है, धान रखा है खुले में। तो भाई इसकी व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है। और बहुत एक ही सेंटेंस में मैं कहूंगा कि रिफॉर्म की बात आई थी, और रिफॉर्म मार्केटिंग रिफॉर्म और प्रोडक्शन के रिफॉर्म जो है तरीके से, जिससे हम निर्यात परख बन सके। जिन उद्देश्यों को लेकर जब WTO बनाया था 1 जनवरी 95 में, तो उद्देश्य तो ये था कि हम निर्यात करेंगे। ये हम कहां से कहां चले गए, हम तो फंस गए, और हमारे यहाँ तो आयात हो रहा है निर्यात के बजाय। तो निर्यात के जी। लिए हमें क्वालिटी है, ग्रेडिंग है करना पड़े। ये चीजें तब हुई। रिपोर्ट आ गई। 8 साल तक NDA सरकार नहीं थी, UPA सरकार थी। वो दबा के बैठे रहे, एक तरीके से फेंक दी गई रिपोर्ट। कहने लगे यार ये नहीं हो सकता, ये जो है तुम लोगों ने, मेरे से कई बार कहा शरद पवार जी ने, क्या कृष्णवीर जी बार बार कहते हो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करो। मैंने कहा कृष्णवीर जी नहीं कहते, पूरे देश के किसान कहते हैं लागू करो। उन्होंने 2005 में एक पत्र तमाम मुख्यमंत्रियों को लिखा था, पवार साहब, और उसमें उन्होंने लिखा कि भाई मार्केट रिफॉर्म करो। फिर दोबारा 2007 में उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई आप मार्केट रिफॉर्म करो। तब ये सारे हमारे कामरेड मित्र जो हैं ये उसमें पार्टनर थे सरकार में। जब APMC में रिफॉर्म की बात कही जा रही थी तो ये पार्टनर थे सरकार में। जब स्वामीनाथन कमीशन आया तो अतुल भाई हमारे मित्र उसमें सदस्य थे, तब तो ये सब बात थी। उसके बाद 11 अगस्त 2010 को पवार साहब ने फिर एक बड़ी कठोर चिट्ठी तमाम मुख्यमंत्रियों को लिखी, और उसमें लिखा कि APMC में सुधार जब तक नहीं होगा, जब तक बाजार नहीं खोलेंगे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तब तक ये सुधार संभव नहीं है किसान के लिए आर्थिक रूप से, और उपभोक्ता के लिए भी ये सब चलती रहेंगी चीजें, इसलिए करना जरूरी है। ये उन्होंने 11 अगस्त 2010 को चिट्ठी लिखी। विस्तार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चेयरमैनशिप में कमेटी बनती है, वो देश के तमाम किसान संगठनों को बुलाते हैं। उन्होंने मुझे भी फोन किया, कहा कृष्णवीर जी ये कृषि सुधारों पर एक बैठक रखी है, और जो हरियाणा की नई मंडी है वो उससे पहले राई के पास है ना, वो जो नई मंडी बनाई थी, कि उसमें बैठक रखी है। तो मैंने कहा कितने लोगों को बुला रहे हो? कहने लगे 500 लोगों को, पूरे देश से किसानों को बुला। मैंने कहा फिर मैं कैसे करूं? कहने लगे भाई आपका संगठन पूरे देश में, हर प्रदेश में, ऐसा कोई नहीं है, तो आप एक काम करो, 100-125 लोग कम से कम बुलवा दो, 4-4, 5-5 आदमी हर प्रदेश से हो जाए। मैंने कहा ठीक है बुलवा देते हैं। ओमकार जी, हमने उनको 125 लोगों की लिस्ट दी, और उन्होंने सब लोग जो है वहां पूरा दिन का कार्यक्रम, उन्होंने पहले दिन रात को आ गए लोग, सबसे बात की, 500 लोग। और हुड्डा जी ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के तमाम लोगों से चर्चा की,
और उस चर्चा में जो लुभाव निकल के आया वो यही था कि भाई इन बिचौलियों से मंडी में जो है ये जो खेल है बाजार का, इससे बाहर करो। धान के पैसे नहीं, गेहूं के पैसे नहीं, सब्जी के पैसे नहीं, दूध के पैसे नहीं, ये सारी चीजें जो है तब कहेगी। तब उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। अब 8 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बना दी यूपीए 2 ने, और उसका चेयरमैन बना दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। उस कमेटी में 8 मुख्यमंत्रियों ने यही रिपोर्ट दी कि भाई रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बाजार खोलना पड़ेगा, सुधार तभी होगा, किसान को बाजार में खड़ा करना पड़ेगा, हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो लकीर के फकीर से तो बर्बाद हो गए। किसान कर्जे में दबा हुआ, कर्जे में मर रहा है, तो इसे बाहर लाना है, आर्थिक रूप से खड़ा। अब आप ये बताइए, इतने लंबे समय से मैंने आपको तारीख वाइज बताया, अब ये कहना कि साहब रिफॉर्म कर दिए सरकार ने। अरे भैया उन्होंने नहीं करे, वो बैठे रहे। मैंने तो कल भी एक चैनल में कहा था कि भाई ये जो हमारे मित्र है ना कांग्रेस के, जो इनसे मेरा एक सुझाव है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, मेरा विनम्र आग्रह है कि जरा सारे रिफॉर्म पर, बाजार खोलने पर, क्या कांग्रेस पार्टी ने उनसे सलाह कर ली या नहीं करी? ये चैनलों पे आकर और ये ड्रामे और नौटंकी और शोर मचाने से काम नहीं चलता है, देश ऐसे नहीं चलता है। डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करवाई और उन्होंने कहा कि भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2006 में हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करवाई। देश के 15 प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। आप ये बताओ, कहीं किसी ने कहा किसानों ने कि भाई हम मर गए, लुट गए, पिट गए कॉन्ट्रैक्ट करने से? किसी ने नहीं कहा। कुछ एनजीओ हैं जो फॉरेन फंडिंग पे काम करते हैं, जिनका उद्देश्य जो है कहीं अंतरराष्ट्रीय ताकतों के इशारे पे काम करना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे खड़े हो गए, सबका धंधा हो गया, व्यापार है ये एनजीओ का। शरद पवार जी से जब बात हुई, हमने ये कहा कि रास्ता कुछ नहीं है, रास्ता यही है कि किसानों को बाजार में खड़ा करा जाए और रिफॉर्म को लागू किया जाए। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन तमाम प्रदेश सरकारों के अपनी परिस्थितियां, उनको टैक्स का डर लग रहा था, चीजों को उनको। अब देखिए, वर्तमान सरकार ने नेतृत्व की क्षमता जब बहुत बोल्ड होती है, मजबूत होती है, तो वो देश के हित में बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होता। यही वजह है कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया कृषि के रिफॉर्म का, और जो तीनों कानून बनाए, ये बहुत सोच समझ के लंबे समय से 20 सालों से चर्चा होने के बाद तब यहां पहुंचे हैं। अब ये कहना कि इन पे बात नहीं की गई, ये बहुत बचकानी और खुद को मैं कहता हूं कि ना समझी की बात हमारी होगी। तो चर्चाएं बहुत हो चुकी, अब लागू किया सरकार ने, और जब लागू कर दिया है तो अब एक एक जिले के संगठन जो है पंजाब में, वो कहने लगे। तो देश बहुत बड़ा है, इस देश में 8% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला, और वो एमएसपी का लाभ पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला। देश के 92% किसानों को, जिनको आज तक बाजार से कुछ नहीं मिला, जिनका शोषण होता रहा, 800-900 रुपए क्विंटल में बार बार कहा जाता धान बिकता है बिहार में और उड़ीसा में बिकता है। बात सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी सच्चाई है कि वहां से खरीद के 800-900 और 1000 रुपए और भर के ट्रक और लाके पंजाब से आपूर्ति की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है। और उस लूट के ऊपर ही ये सारा झगड़ा, ये आंदोलन पंजाब के आड़तियों ने करवाया और कांग्रेस पार्टी और सरकार ने उसको उकसाया गया, ये सब खेल वहां से हुआ। तो ये गलत हुआ है, और आज मैं कह सकता हूं कि आंदोलन कांग्रेस के हाथ से भी निकल के और कामरेडों ने कब्जा कर लिया है। जो अल्ट्रा लेफ्ट हैं, उन्होंने ये सब जो हथिया लिया है। उनका उद्देश्य तो बाहर से बड़ी ताकतों के इशारे पर, उनका कोई मतलब नहीं है। लाल झंडे वालों का काम तो सबको पता है कि वो क्या करते हैं। मेरा ये कहना है कि इन 3 कानूनों में मेरे देश के किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि ना मंडी खत्म हुई है, ना एमएसपी खत्म हुई है। अगर एमएसपी खत्म करने की बात होती मोदी सरकार की, तो जो आनंद शर्मा जो 2013 में डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जिस तरीके से सब्सिडी के मुद्दे पर चुपचाप हो गए थे, और जब बहुत विरोध किया भारत के संगठनों ने, तब जाके जो है पीस क्लॉज 3 साल के लिए लेके आए थे, और 3 साल में धीरे धीरे सब्सिडी खत्म कर देते।
लेकिन 14 में जैसे ही सरकार बदली और मोदी जी ने उस समझौते को हस्ताक्षर करने साफ इनकार कर दिया, तो आज अगर सब्सिडी है, आज अगर एमएसपी है, तो उसके लिए पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी का वो निर्णय है जिससे उन्होंने किसानों को बचाया। आज ये राजनीतिक दल तरह तरह के अपनी वोट के लिए, हथियाने के लिए और किसानों को बरगलाने के लिए जो साजिश में लगे हुए, ये ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। मेरा ये कहना है कि किसान भाइयों, जो खरीद हो रही थी, इस सरकार ने खरीद बढ़ाई है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 2009 से 14 तक 17 लाख कुंटल धान खरीदी हुई थी यूपीए 2 में, और इन्होंने 30 लाख कुंटल धान की खरीदी की है और दाम बढ़ाया है। लागत पर 50% लाभकारी मूल्य देने की बात जो एम एस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में की थी, उसे इन्होंने उस तरीके से लागू किया है, लागत पर 50% लाभकारी मूल्य देकर। तो ये तो हकीकत है। और बराबर तब तो कह रहे थे कि सर ये जो है मंडी और खत्म हो जाएगी, हमारा एमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं होगा, मैं वायदा करता हूं, तो कहने लगे प्रधानमंत्री के वायदे भरोसा नहीं, सरकार लिखित में दे। आज आप क्यों नहीं सरकार के सामने, जब बार बार सरकार बात करती है, आप क्यों भागते हैं बातचीत से, आप चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? आपका ये नौटंकी और ड्रामा कौन सी ताकतों के इशारे पर इस देश के खिलाफ आप ये कर रहे हैं? ये तरीका क्या है? 6 दौर की वार्ता किसानों के साथ सरकार कर रही है। सरकार बार बार आग्रह करे कि आप आइए, वार्ता करिए, जिस जिस बिंदु पर आपको शिकायत हो सकता है, कानून में कोई बिंदु आपको पसंद ना हो, उनको सरकार दूर करने को तैयार है। तो अब आप चुप हैं, आप लिख के देने को तैयार है, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सुधार करेंगे। एक और नौटंकी की गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन चली जाएगी, मजदूर हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये क्या गुंडागर्दी है भाई? क्या धोखाधड़ी है राजनीतिक दलों के? चरित्र कहां है इनका? इनकी नैतिकता कहां चली गई? ये झूठ और धोखा देना इनकी फितरत है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलेंगे ये देश के सामने, ये तो कभी सोचा नहीं था। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन को पूरी तरह से अलग रखा गया, यहां तक रखा गया है कि यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी से वो कर बनाती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को या तो कंपनी उखाड़ के ले जाएगी और या उसको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन ना तो कंपनी जमीन के ऊपर लोन ले सकती है, ना जमीन से कोई वास्ता है कंपनी का, तो फिर जमीन कैसे छिन जाएगी? और कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में होगा, ये किसानों की मर्जी है। अब दूध अगर देते हैं, सप्लाई करते हैं, चाहे वो अमूल को करते हैं, चाहे वो दूसरे कंपनियों को करते हैं, तो वो दूध का कॉन्ट्रैक्ट है और वो सीजन का होता है, गर्मी के सीजन का ये दाम है, सर्दी का ये, तो वो पशु थोड़ी खोल के ले जाते हैं। किस तरीके की बकवास ये लोग करते हैं, और ये एनजीओ के लोग बरगला रहे हैं लोगों को, मंच पे खड़े होकर भाषणगर्दी करते हैं। इनका काम सिर्फ देश को बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए ठेकेदार हो गए हैं ये सब। ऐसे लोगों को तो जो है सख्त के सख्त कार्रवाई करके, और इनका फॉरेन फंडिंग, मेरा तो एक ही आग्रह है सरकार से कि 100% फॉरेन फंडिंग, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अभी हिंदुस्तान के किसानों के दूध पर उंगली उठाएगी कनाडा का एक एनजीओ जो पैसे देता है, या 11 करोड़ रुपए फंडिंग, पहले बहुत अरबों रुपए फंडिंग दी गई है उनको, उसी संगठन को, और वो 11 करोड़ रुपए लेकर एक रिपोर्ट दे देते हैं कि भारत के दूध में जो है जहर है और नुकसान है, बच्चों को कैंसर होगा। ये किस तरीके की बदमाशियां देश के किसानों के खिलाफ साजिश करते हैं एनजीओ। इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई जरूरी है। इनका फॉरेन फंडिंग तत्काल बैन होना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने अब तक जो डकैती डाली है किसानों के नाम पर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विदेशी साहब, फंडिंग पे बहुत पलने बहुत वाले। धन्यवाद। आपने बहुत तरीके से इनको बेनकाब किया है। आप जुड़े डॉक्टर साहब, और इस मुद्दे पर आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।